स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नेक्स्ट जन नर्सिंग क्लासेस में। आज हम माइक्रोबायोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन की स्टरलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, किन किन तरीकों से हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम डिसइंफेक्शन करते हैं और किन किन मेथड के द्वारा हम स्टरलाइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। क्या है हमारा स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस बाय विच डिस्ट्रॉय आर किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड देयर वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म। क्या होता है स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन मतलब होता है एक प्रकार की प्रक्रिया जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को या हम किसी अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, किल करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं उसके दोनों फॉर्म को, मतलब वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म। वेजिटेटिव क्या होता है? जो ऐसा स्टेज जिसमें क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, उसको हम कौन सा फॉर्म कहते हैं? वेजिटेटिव फॉर्म कहते हैं। लेकिन जो स्पोर फॉर्म होता है वो क्या होता है? जिसमें बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेज में रहता है। डोरमेंट स्टेज क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। आगे हम स्लाइड में देखेंगे कि वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म क्या होता है। स्पोर फॉर्म मतलब कि जो इनएक्टिव स्टेज में क्या रहता है, बैक्टीरिया जिसमें किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस बाय विच डिस्ट्रॉय आर किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट ओनली देयर वेजिटेटिव फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, ये भी एक प्रकार की प्रक्रिया होती है डिसइंफेक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल तो करते हैं और इनहिबिट भी करते हैं उसके ग्रोथ को, लेकिन किस फॉर्म को? सिर्फ वेजिटेटिव फॉर्म को। वेजिटेटिव फॉर्म को मतलब जिसमें वो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, उस वाले प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रोक देते हैं या किल कर देते हैं। लेकिन उसमें हम स्पोर फॉर्म को कोई भी हार्म नहीं पहुंचा पाते हैं या हम उस पर डिसइंफेक्टेंट नहीं कर पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, किल करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन उसके वेजिटेटिव फॉर्म को, स्पोर फॉर्म को हम नहीं कर पाते हैं। स्टरलाइजेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया के दोनों फॉर्म को हम क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है? वेजिटेटिव फॉर्म या स्पोर स्टेज फॉर्म। वेजिटेटिव फॉर्म क्या होता है? द स्टेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म डूइंग ग्रोथ। वेजिटेटिव फॉर्म क्या होता है? बैक्टीरिया जिसमें क्या करती है, ग्रोथ करती है और अपने रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने संख्या को क्या करती है, अपने न्यूमेरिकल फॉर्म को क्या करती है, इंक्रीज करती रहती है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्पोर स्टेज फॉर्म। स्पोर स्टेज फॉर्म क्या होता है? इन द स्टेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमेन इन डोरमेंट या इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज क्या होता है? जिसमें बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी प्रकार का ग्रोथ नहीं कर रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ऑक्सीडेटिव नेचर में किसी भी प्रकार का ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर स्टेज फॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन। ये छोटा सा टॉपिक प्रकार के होते हैं, कौन कौन से डिसइंफेक्शन होते हैं। पहला क्या है? कंकरेंट डिसइंफेक्शन और टर्मिनल डिसइंफेक्शन। कंकरेंट डिसइंफेक्शन क्या होता है? एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द रिलीज ऑफ इंफेक्टियस एजेंट। कहने का मतलब है कि जैसे ही पेशेंट ने क्या किया है, किसी भी इंफेक्टियस एजेंट को रिलीज किया है किसी पर्टिकुलर एरिया पे या हमारे बेड पे या किसी फ्लोर पे, जैसे ही इंफेक्टियस एजेंट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, वैसे ही हम क्या कर दे रहे हैं, उस एरिया को क्लीन कर दे रहे हैं, वो क्या कहलाता है, कंकरेंट डिसइंफेक्शन। जैसे इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात है, व्हेन पेशेंट स्टे इन हॉस्पिटल। क्या होता है? पेशेंट हॉस्पिटल में ही स्टे करता है, उसी टाइम पे हम क्या कर दे रहे हैं, उसको क्लीन कर दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट डिसइंफेक्शन। जैसे किसी ने सलाइवा क्या किया है, सेक्रेट कर दिया है, या किसी भी प्रकार का इंफेक्टियस एजेंट को क्या कर रहा है, रिलीज कर दे रहा है, उस टाइम पे जब भी हम क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, कंकरेंट डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है? टर्मिनल डिसइंफेक्शन। टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या होता है? आफ्टर पेशेंट बिकम डाई ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल और गो टू होम। कहने का मतलब है जैसे जब पेशेंट क्या हो चुका है, या तो उसकी डेथ हो चुकी है या वो किसी हॉस्पिटल में दूसरे इलाज के लिए चला गया है या डिस्चार्ज हो गया है, ठीक होके क्या हो चुका है, घर जा चुका है, उसके बाद जो डिसइंफेक्शन हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। व्हेन पेशेंट इज नॉट इन हॉस्पिटल। क्या होता है? जब पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे नहीं करता या वहां से जा चुका होता है, उस टाइम पे जो डिसइंफेक्शन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। दो प्रकार के डिसइंफेक्शन थे, पहला क्या था, कंकरेंट डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट हमारा टर्मिनल डिसइंफेक्शन। कंकरेंट में हमने देखा था जैसे ही पेशेंट ने क्या किया है, इंफेक्टियस एजेंट को रिलीज किया है, उसी टाइम पे क्लीनिंग कर देना, और पेशेंट क्या है, हॉस्पिटल में ही स्टे है। नेक्स्ट हमारा टर्मिनल डिसइंफेक्शन। इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट डेथ हो गई है या पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है या वो डिस्चार्ज होकर घर जा चुका है, उसके बाद की जो डिसइंफेक्शन की जाती है उसको क्या बोला जाता है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है?
मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये टैली या ये चार्ट, यहां से हमारा क्वेश्चन आता है कि फिजिकल मेथड में कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं। तो हमारा क्या है, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, फिजिकल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड है फिजियो केमिकल मेथड। पहला क्या है, फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड जिसमें हम किसी इक्विपमेंट या आर्टिकल्स का यूज करके हम क्या करें, मशीनरी चीज का यूज करके अपने इक्विपमेंट को क्या कर रहे हैं, स्टरलाइज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, जब हम किसी लिक्विड को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, स्टरलाइज कर रहे हैं अपने इक्विपमेंट को या अपने एरिया को या अपने फ्लोर को या सरफेस को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल मेथड। फिजिको केमिकल मतलब जिसमें हम फिजिकल और केमिकल दोनों का यूज करके अपने इक्विपमेंट या आर्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, स्टरलाइज कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजियो केमिकल मेथड। लेकिन हम क्या देखेंगे, पहले फिजिकल मेथड कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, सनलाइट, दूसरा हीट, तीसरा वाइब्रेशन, चौथा रेडिएशन, पांचवा क्या है, फिल्ट्रेशन। इतने विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्टरलाइजेशन कर सकते हैं फिजिकल मेथड के द्वारा। पहला क्या है, सनलाइट, दूसरा क्या है, हीट, वाइब्रेशन, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन। हीट में हम क्या करते हैं, हीट को हमने फर्दर डिवाइड किया है दो पार्ट में। पहला क्या है, ड्राई हीट, नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉइस्ट हीट। फिर ड्राई हीट में हमने सब डिवाइड किया है कि किस किस प्रकार के हीट को हम यूज कर रहे हैं ड्राई हीट में। पहला क्या है, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन और इंफ्रारेड। मतलब इन विधि से हम क्या कर सकते हैं, स्टरलाइजेशन कर सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट या आर्टिकल्स को। नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉइस्ट हीट के द्वारा, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। आगे चल के हम देखेंगे कि क्या बिलो 100 डिग्री सेल्सियस का एग्जाम्पल होता है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं, या 100 डिग्री सेल्सियस पे, अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे, इन सबको हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे आगे वाले स्लाइड्स में। फिर क्या है, रेडिएशन है। रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग हो सकता है, आयनाइजिंग हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकुलेट हो सकता है, ये हमारा क्या है, रेडिएशन का हेडिंग। उसके बाद क्या है, फिल्ट्रेशन, अर्थवेयर हो सकता है, हो सकता है, सिंट्रेट ग्लास हो सकता है, मेम्ब्रेन, ये हमारे क्या है, फिल्ट्रेशन के मेथड होते हैं। पहले हम क्या करेंगे, फिजिकल मेथड के बारे में स्टडी करेंगे, किन किन तरीकों से हम फिजिकल मेथड के द्वारा आर्टिकल्स और इक्विपमेंट को स्टरलाइज कर सकते हैं। तो क्या है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या कौन सी चीजों का हम यूज करते हैं। पहला क्या है, सनलाइट। सनलाइट इज ए नेचुरल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। जो सनलाइट होता है उसमें हमको किसी भी प्रकार के मैन पावर की या मनी पावर की जरूरत नहीं होती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से अपने स्टरलाइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें मेनली हम किस चीज को स्टरलाइज करते हैं, हमारे पॉन्ड्स हो गए, रिवर हो गए या सी हो गए, ये सब हमारे क्या है, जो सरफेस एरिया जिनका क्या होता है, ज्यादा होता है, उनमें हम क्या करते हैं, नेचुरल मेथड का यूज करते हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार के केमिकल या आर्टिकल या इक्विपमेंट से हम नहीं कर सकते स्टरलाइज, उसमें हम क्या कर सकते हैं, सनलाइट के द्वारा स्टरलाइज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, यूवी रेज जो हमारे सनलाइट से निकलती है, सनलाइट से जो यूवी रेज निकलती है उसमें जो नेचर होता है वो बैक्टीरियोसिटिक होता है। बैक्टीरियोसिटिक मतलब होता है जब हम किसी चीज के ग्रोथ को क्या कर दे रहे हैं, इनहिबिट कर दे रहे हैं, रिप्रोडक्शन को इनहिबिट कर दे रहे हैं, वो क्या होता है, बैक्टीरियोसिटिक। यूवी रेज के पास नेचुरल पावर होती है जिसको हम क्या करते हैं, बैक्टीरियोसिटिक होता है किसमें, नेचर में। नेक्स्ट हमारा क्या है, हीट। हम क्या देखेंगे, सनलाइट हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ये नेचुरल मेथड होता है, पॉन्ड्स और रिवर और सी के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हीट। हीट में हमने फर्दर डिवाइड किया था ड्राई हीट। ड्राई हीट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल इसका क्या है, ड्राई हीट का, डीनेचुरेट प्रोटीन ऑक्सीडेटिव डैमेज। इसमें क्या होता है, हम इतना एक्सट्रीम क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं जिनकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, प्रोटीन, बैक्टीरिया का प्रोटीन क्या हो जाता है, डीनेचुरेट हो जाता है, और डीनेचुरेट होके क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है, जिसमें वो क्या कर पाता है, ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है या ग्रोथ नहीं कर पाता है। अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो उनको ऑक्सीजन के बिना सेलुलर रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं, उसमें क्या हो जाता है, ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। वो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है किसका, ड्राई हीट का, डीनेचुरेट प्रोटीन। प्रोटीन इज द ब्लॉक बिल्डिंग ऑफ द बॉडी। बिल्डिंग बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो प्रोटीन को ही हमने क्या कर दिया है, डीनेचुरेट कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ ड्राई हीट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ ड्राई हीट, मतलब ड्राई हीट के कितने प्रकार होते हैं। हमारा क्या है, रेड हीट। रेड हीट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट कीप इन कांटेक्ट विद फ्लेम अंटिल दे बिकम रेड। कहने का मतलब है, रेड हीट क्या होता है, तब तक हम उसको टेम्परेचर देते हैं या तब तक हम उसको हीट देते हैं जब तक वो ऑब्जेक्ट क्या नहीं हो जाता है, रेड हीट नहीं हो जाता है, मतलब रेड हॉट नहीं हो जाता है, तब तक हम उस पर क्या करते हैं, हीट देते हैं और फ्लेम पे उसको गुजारते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो स्टरलाइज हो जाता है। जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इनोकुलेटिंग लूप्स और वायर। जो हमारा इंडोस्कोपी होता है, जो हमारा इंडोस्कोपी होता है, जो उसका वायर होता है, उसको हम किनके द्वारा कर सकते हैं, रेड हीट के द्वारा स्टरलाइज कर सकते हैं। और कुछ होते हैं, निडल्स हो सकते हैं या
टिप ऑफ फॉरसेप्स, फॉरसेप्स जो होते हैं उसके आगे के पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, रेड हीट के द्वारा स्टरलाइज कर सकते हैं। इसमें हम एंडोस्कोपी के जो तार होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में क्या करते हैं, ग्लास आइटम्स कर सकते हैं, स्काल्पल्स कर सकते हैं, माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब्स आर स्टरलाइज्ड बाय फ्लेमिंग मेथड। फ्लेमिंग मेथड में भी हम क्या करते हैं, उस आर्टिकल्स को उस फ्लेम के ऊपर से गुजारते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, स्टरलाइज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंसिनरेशन क्या होता है, इंसिनरेशन वैसे आर्टिकल्स का किया जाता है जिनकी हमको दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम इंसिनरेशन के द्वारा क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, पूरी तरीके से ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसको राख में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम देखेंगे क्या होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मींस दोज हु आर्टिकल दैट वी डू नॉट वांट टू यूज बैक, मतलब जिनकी हमें जरूरत वापस से नहीं है, उनको हम इंसिनरेशन मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। इसमें हाई टेम्परेचर कितना, इसमें दो चैम्बर होते हैं, प्राइमरी चैम्बर और सेकेंडरी चैम्बर। प्राइमरी चैम्बर में कितना होता है, 600 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और सेकेंडरी चैम्बर में 1200 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है, जिसमें 600 डिग्री सेल्सियस में जो नॉर्मल स्टरलाइज करने वाले होते हैं उनको हम डालते हैं, और जो 1200 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट को क्या करते हैं, इंसिनरेट कर देते हैं। क्या होता है, इट इज ए हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन मेथड इन विच पैथोजेनिक मटेरियल रिड्यूस सच एज सॉलिड ड्रेसिंग। जो सॉलिड ड्रेसिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे प्लास्टर कास्ट हो सकता है, जिनकी हमें वापस से जरूरत नहीं है, उनको हम क्या कर सकते हैं, 600 डिग्री सेल्सियस वाले चैम्बर में डाल करके इंसिनरेट कर सकते हैं। और कॉटन होते हैं एंड बैंडेज हो सकते हैं, जो हार्ड बैंडेज होते हैं या कॉटन होते हैं उनको हम इंसिनरेशन मेथड के द्वारा क्या करते हैं, स्टरलाइज कर देते हैं। या ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट को हम किसमें, दूसरे चैम्बर में 1200 डिग्री सेल्सियस पे डाल के ऐश बना देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या होता है, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ फिजिकल स्टरलाइजेशन। जब भी हमसे फिजिकल स्टरलाइजेशन का मोस्ट रिलायबल मेथड पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हॉट एयर ओवन। ये हमारा क्या है, हॉट एयर ओवन का फिगर है, जिसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन से ऐसे चैम्बर होते हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स बने हुए हैं जिनमें हम आर्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिससे हम स्टरलाइज कर देते हैं। इट इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ग्लासवेयर आइटम्स, मतलब ग्लासवेयर आइटम्स के लिए पहली प्राथमिकता होती है जिसमें हम स्टरलाइज करते हैं, वो क्या होता है, हॉट एयर ओवन। तो इसमें एग्जांपल क्या है, ग्लासवेयर आइटम्स, कौन कौन से ऐसे ग्लासवेयर आइटम्स को हम हॉट एयर ओवन के द्वारा क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। स्लाइड्स हो सकती है, पेट्री टेस्ट ट्यूब्स हो सकते हैं, ग्लास बॉवल्स हो सकते हैं। जो ग्लास बॉवल्स होते हैं उनको हम किसमें स्टरलाइज कर सकते हैं, हॉट एयर ओवन में। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेटेलिक आइटम्स। मेटेलिक आइटम्स में क्या हो सकता है, स्काल्पल्स हो सकता है, फॉरसेप्स हो सकता है, शार्प एंड नॉन शार्प सीजर्स हो सकते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं, किसके द्वारा, हॉट एयर ओवन के द्वारा। इसमें टेम्परेचर क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे स्टरलाइजेशन में या स्टरलाइजेशन मेथड में या डिसइंफेक्शन में, कितना ज्यादा टेम्परेचर हम किस वाले स्टरलाइजेशन मेथड में दे रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, 170 से 180 डिग्री सेल्सियस जब हम टेम्परेचर देते हैं हॉट एयर ओवन में, तब कितने देर के लिए हम स्टरलाइज कर सकते हैं, 30 मिनट के लिए उसको स्टरलाइज करने के लिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अगर हम 160 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर दे रहे हैं तो हम उसको कितने देर के लिए छोड़ेंगे, 60 मिनट के लिए छोड़ेंगे स्टरलाइज होने के लिए। ये हमारा क्या था, हॉट एयर ओवन। इसमें देखेंगे दो क्वेश्चन बनता है, मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ फिजिकल स्टरलाइजेशन, और इसमें मेनली हम किस चीज को स्टरलाइज करते हैं, ग्लासवेयर आइटम्स को क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, और उसके टेम्परेचर के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। यहां से क्वेश्चन आता है, इसमें क्या करेंगे, हम स्टार बनाएंगे, कितना डिग्री सेल्सियस देने पे कितने मिनट के लिए हम उसको स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे हमने ड्राई हीट का प्रिंसिपल देखा था कि डीनेचुरेट प्रोटीन कर रहे थे और ऑक्सीडेशन डैमेज कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या करते हैं हम, डीनेचुरेट तो कर रहे हैं, प्रोटीन को डीनेचुरेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोगुलेशन भी कर रहे हैं। कोगुलेशन का मतलब उसको हम क्या कर दे रहे हैं, ग्रुप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जिससे प्रोटीन का क्या नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, या बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पा रहा। कोगुलेशन मतलब किसी चीज का क्या कर देना, थक्का बना देना या गुच्छा बना देना एक ही जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कि मॉइस्ट हीट किस किस प्रकार से दिया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे टेम्परेचर होते हैं। तो पहला क्या देखेंगे, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे हमने चार्ट में देखा था, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस और अबव 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा क्या है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। इस पे हम किन किन तरीके से स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स का स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। पहला क्या है, प्राइम एग्जांपल है इसका, यहां से क्वेश्चन आता है कि बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में कौन सा ऐसा एग्जांपल है स्टरलाइजेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, पैक्ड मिल्क को स्टरलाइज करते हैं। तो क्या है,
पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर पैक्ड आइटम। जितने भी हमारे पैक्ड आइटम होते हैं जिनको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं या स्टरलाइज करना चाहते हैं, उनके हम किस विधि से कर सकते हैं? पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन में भी दो चैम्बर बने हुए होते हैं, जिनमें एक हॉट चैम्बर होता है, एक कोल्ड चैम्बर होता है, जिसमें हम मिल्क को क्या करते हैं, पहले हॉट करते हैं, उसके बाद इमीडिएट कूल करके, डीप कूल करके हम उसको क्या करते हैं, स्टरलाइज करके पैक्ड में भर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें पॉस्चराइजेशन में दो मेथड होता है। पहला क्या है, होल्डर मेथड और फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड में क्या करते हैं, टेम्परेचर कितना रहता है, 63 डिग्री सेल्सियस, 30 मिनट के लिए हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इमीडिएट कूल करेंगे 13 डिग्री सेल्सियस पे। 13 डिग्री सेल्सियस पे हम तुरंत उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे और उसको पैकेट में बंद करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, फ्लैश मेथड। टेम्परेचर कितना होता है, 72 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि 15 से 20 सेकंड के लिए ही हम उसको क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मिनट नहीं है, यहाँ पे क्या है, सेकंड है। नेक्स्ट हमारा इमीडिएट कूल, हम उसके सेम की तरह, होल्डर मेथड की तरह ही उसको हम क्या करेंगे, 13 डिग्री सेल्सियस पे ही कूल कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, वैक्सीन बाथ या सीरम बाथ। ये भी हमारा क्या होता है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे हमने पॉस्चराइजेशन देखा था, वैसे ही हम क्या देखेंगे, वैक्सीन बाथ और सीरम बाथ। वैक्सीन बाथ को क्या होता है, 16 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए हम क्या करते हैं, उसको बाथ देते हैं। किसको, वैक्सीन को। जब हमारे वैक्सीन पे क्या हो जाता है, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं या आ जाते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, वैक्सीन बाथ देते हैं। कितने देर के लिए, 60 डिग्री सेल्सियस को 1 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, वैक्सीन बाथ देंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया ऑन वैक्सीन, सीरम कैन स्टरलाइज। क्या होता है, जो नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है अगर हमारे वैक्सीन पे आ गए हैं तो हम उसको वैक्सीन बाथ देके क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार का सीरम है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सीरम बाथ। इसमें किसी भी प्रकार के हम सीरम को क्या कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ सीरम को हम क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। कितने देर के लिए, 56 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए हम उसको क्या करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंसिपिसेशन। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर होता है 80 से 85 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना होता है, 80 से 85 डिग्री सेल्सियस। अभी भी हम 100 डिग्री सेल्सियस के क्या है, नीचे ही है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस के ही एग्जांपल को हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। इंसिपिसेशन क्या होता है, टेम्परेचर 80 से 85 डिग्री सेल्सियस, 30 मिनट फॉर कंटिन्यूअस 3 डेज। कहने का मतलब है 80 से 85 डिग्री सेल्सियस हम उसको टेम्परेचर देते हैं, लेकिन हर दिन हम क्या करेंगे, 30 मिनट के लिए कंटिन्यू, 3 दिन के लिए। मतलब आज हमने 80 से 85 डिग्री सेल्सियस क्या किया है, उसको टेम्परेचर दिया है। कितने देर के लिए, 30 मिनट के लिए। 30 मिनट जब भी हमने दे दिया, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट हम अगले दिन क्या करेंगे, फिर 80 से 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे और कितने देर के लिए, 30 मिनट के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम 80 से 85 डिग्री सेल्सियस उसको देंगे और 30 मिनट के लिए। मतलब ये प्रोसेस 3 दिन तक चलेगी। कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। कितने डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर कितना रहेगा, 80 से 85 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या करते हैं, एग्जांपल कौन कौन से ऐसी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। क्या है, कल्चर मीडिया है, शुगर कल्चर मीडिया है, एग कल्चर में जितने भी मीडिया होते हैं, मीडियाज होते हैं जिनको हम ग्रोथ कराने के लिए बनाते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस मेथड के द्वारा स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमने अभी तक क्या देखा था, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में हमने कौन कौन से ऐसे स्टरलाइजेशन के मेथड यूज किए थे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे सबको पता है कि जो बॉइलिंग होती है वो क्या होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब पानी कब उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। और हम कितने देर के लिए किसी इक्विपमेंट को क्या करेंगे या आर्टिकल्स को स्टरलाइज करेंगे बॉइलिंग मेथड के द्वारा, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितने, 30 मिनट के लिए। लेकिन यहाँ पे नोट बना के लिखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बॉइलिंग मेथड के द्वारा स्टरलाइज नहीं की जाती है, उसमें क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। वो क्या होता है, शार्प ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट स्टरलाइज विद बॉइलिंग मेथड, दे गॉट ब्लंट। कहने का मतलब है जितने भी हमारे नुकीले इक्विपमेंट होते हैं या धारदार इक्विपमेंट होते हैं, उनको हम किनके द्वारा, बॉइलिंग मेथड के द्वारा स्टरलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो धारपन है या नुकीलापन है वो क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है या ब्लंट हो सकता है। उनको हम यूज में नहीं ले सकते हैं उसके बाद। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, किन किन चीजों को हम स्टरलाइज कर सकते हैं। तो क्या है, फॉरसेप्स है, किडनी ट्रे है, बेड पैन है, निडल होल्डर है। निडल को नहीं करेंगे इसमें, हम निडल होल्डर को क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन क्या है, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे एक और प्रोसेस होता है बॉइलिंग के बाद, टिंडलाइजेशन, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आर्टिकल या इक्विपमेंट को स्टरलाइज कर सकते हैं। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 30 मिनट फॉर 3 डेज। जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था इंसिपिसेशन में, वो 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पे कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। लेकिन टिंडलाइजेशन जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे
30 मिनट के लिए 3 दिन तक हम क्या करेंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे। और इसका दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन किसको बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, टिंडलाइजेशन को। इसमें जैसे ही हमने 80 से 85 डिग्री सेल्सियस बोला था, वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट फॉर कंटिन्यू 3 डेज, मतलब 30 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर देंगे और कितने दिन के लिए, कंटिन्यू 3 डेज के लिए। मतलब एक दिन हमने 30 मिनट दिया, उसके बाद होल्ड करेंगे, फिर दूसरे दिन 30 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस दिया, फिर उसके नेक्स्ट दिन क्या करेंगे, हम उसको टेम्परेचर देंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन। अभी रिसेंट में यहां से क्वेश्चन आया हुआ था कि इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, टिंडलाइजेशन को। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें टिंडलाइजेशन में हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो इसमें कॉच एंड अर्नाल्ड स्टरलाइजर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे हमने देखा बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा क्या है, अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे हम कितना ज्यादा क्या करते हैं, ऐसे कौन से स्टरलाइजेशन का यूज करते हैं। तो हमारा क्या है, ये ऑटोक्लेव की मशीन है, जो कि रिसेंट जो भी हम देख सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, छोटे या बड़े हॉस्पिटल में अलग अलग तरीके से ऑटोक्लेव की मशीन होती है, एक प्रेशर कुकर की तरह होती है। इसमें हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स को रख देते हैं और प्रेशर, स्टीम अंडर प्रेशर, मतलब इसमें स्टीम और प्रेशर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल को स्टरलाइज कर सकते हैं। तो क्या है ऑटोक्लेव, बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, अगर हमसे ओवरऑल स्टरलाइजेशन के बारे में पूछता है तो हम किसको टिक करेंगे, ऑटोक्लेव को। अगर हमसे बेस्ट मेथड ऑफ फिजिकल स्टरलाइजेशन पूछता है तो हम हॉट एयर ओवन को करेंगे। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर ओवरऑल हमसे स्टरलाइजेशन के बारे में पूछता है तो हम किसको करेंगे, ऑटोक्लेव को करेंगे। अगर वो मेंशन करता है कि फिजिकल स्टरलाइजेशन का बेस्ट मेथड कौन सा है, तो वो कौन सा होता है, हॉट एयर ओवन। क्या होता है ऑटोक्लेव, बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, ये बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन होता है। मोस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल, बहुत ज्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है, रिलायबल होता है, ट्रस्टवर्दी होता है, मतलब इससे हम बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने आर्टिकल्स को स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आल्सो नोन एज स्टीम अंडर प्रेशर। इसमें हम किसी भी प्रकार के टेम्परेचर की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। इसमें हम क्या करते हैं, स्टीम को प्रेशर के अंडर में रखते हैं और उससे हम क्या करते हैं, स्टराइल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टरलाइजेशन कंडीशन फॉर ऑटोक्लेव, मतलब कौन से ऐसे कंडीशंस हम प्रोवाइड करते हैं जिससे वो क्या हो सके, स्टरलाइज हो सके। तो क्या है, अगर हमारा टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, तो रिक्वायर्ड टाइम ऑटोक्लेव के लिए कितना होगा, या प्रेशर कितना ज्यादा उसको हम देंगे। तो पहला क्या है, अगर हम टेम्परेचर क्या दे रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं, तो उसमें कितने टाइम की जरूरत पड़ेगी उसको स्टरलाइज होने में, 60 मिनट की जरूरत पड़ेगी। और प्रेशर कितना रहेगा, 5 LBS का रहेगा। नेक्स्ट हमारा 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए और 15 LBS। जितना ही टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारा प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और टाइम क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या, 126 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए स्टरलाइज करेंगे और 20 LBS का प्रेशर उस पर जनरेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, 133 डिग्री सेल्सियस 3 मिनट के लिए और 30 LBS। और अगर हमारे ऑप्शन में कभी भी कोई भी वो नहीं आता, सिर्फ कोई भी ऑप्शन आ जाता है, तो सबसे रिलायबल क्या होता है, 121 डिग्री सेल्सियस को हम क्या करेंगे, टिक करेंगे कि यही सबसे ज्यादा रिलायबल टेम्परेचर होता है, किसके लिए, ऑटोक्लेव के लिए। और इसमें हम कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। तो क्या है, नॉन शार्प, मतलब जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट हैं उसको इसमें नहीं डालेंगे, नॉन शार्प जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कर सकते हैं, प्लास्टिक कैथेटर को कर सकते हैं और पैड्स को कर सकते हैं और बेडशीट को हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड, हम इसमें जितने भी माइक्रोन के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम क्या करने के लिए, फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। बाय दिस मेथड वेरियस आर्टिकल्स आर इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज, बहुत सारे आर्टिकल्स और इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, इससे स्टरलाइज कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, सीरम, शुगर, बैक्टीरियल सोल्यूशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। जो बैक्टीरियल सोल्यूशन होते हैं जो हम बनाते हैं ग्रोथ के लिए, कल्चर मीडिया के लिए, वो क्या होते हैं, इससे फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, हमने अपने चार्ट में देखा था कि 2 प्रकार के रेडिएशन होते हैं। पहला क्या है, आयोनाइजिंग। इन दिस मेथड गामा रेज, यहां पे ध्यान देना है कि कौन सी रेज यूज की जाती है, गामा रेज यूज की जाती है। यूज बाय दिस मेथड डिस्पोजेबल आइटम्स। डिस्पोजेबल आइटम्स के लिए हम किसी भी स्टरलाइजेशन को कौन से गामा रेज के द्वारा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो कौन कौन से होते हैं, सिरिंज हो सकता है, कैथेटर हो सकता है, कैनुला हो सकता है और स्वैब हो सकते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज करने के लिए गामा रेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है,
नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का यूज करते हैं सिरिंज और कैथेटर के लिए स्टरलाइज करने के लिए, इसको हम क्या करते हैं। और जो ओटी होता है उसको करने के लिए हम यूवी रेज का यूज कर सकते हैं। ओटी को क्लीन करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए यूवी रेज का हम यूज कर सकते हैं। और ये हमारा क्या था, फिजिकल मेथड था। फिजिकल मेथड को हमने क्या देखा था, अलग अलग तरीके से कि फिजिकल मेथड्स किस प्रकार के होते हैं। पहले हमने देखा सनलाइट, फिर हीट, वाइब्रेशन, रेडिएशन और फिल्ट्रेशन, और उसके बाद ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग क्या होता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, केमिकल मेथड नेक्स्ट लेक्चर में, कि केमिकल मेथड क्या होता है, उसको हम कौन कौन से ऐसे केमिकल का यूज करके हम स्टरलाइज कर सकते हैं अपने एरिया को और अपने फ्लोर को। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।